सोचिए, तीसरी खिलाफत के वो इब्तिदाई दिन, एक ऐसा वक्त जब एक नए खलीफा की माशी पॉलिसी ने सल्तनत को बिल्कुल किनारे पर ला खड़ा किया और दुश्मनों को हमला करने का एक बेहतरीन मौका दे दिया। ये कहानी है एक जनरल की, एक खलीफा की और एक गाय की। आज हम तारीख के एक बड़े ही हैरानकुन वाक़े को समझने की कोशिश करेंगे जो इस एक सवाल से शुरू होता है, भला एक आम सी टैक्स पॉलिसी आखिर किसी दुश्मन के हमले की वजह कैसे बन सकती है। वक्त था 644 ईस्वी का। खिलाफत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। दूसरे खलीफा हज़रत उमर का इंतकाल हो चुका था और अब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान ने एक बहुत बड़ी नई सल्तनत की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन दुश्मनों की नज़र में ये तब्दीली एक कमज़ोरी थी, एक ऐसा मौका जिसका वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए इस कहानी के पहले और सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, एक नया खलीफा और एक ऐसी पॉलिसी जो सब कुछ बदलने वाली थी। देखिए, इस तब्दीली को समझने के लिए दोनों खुलफा का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर एक फ़ौजी जनरल थे, उनकी तरजीह सल्तनत की फ़ौजी ताकत थी। इसके बिल्कुल बरक्स हज़रत उस्मान एक कामयाब ताजिर थे और उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ थी माशी इस्तेहकाम। और इस पूरी कहानी के मरकज़ में है अम्रू बिन अल-आस, एक बहुत मकबूल और तजर्बाकार जनरल जिन्होंने खिलाफत के लिए मस्र फतेह किया था और वहीं के गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द नए खलीफा की तवज्जो मिस्र पर मरकूज हुई, जहां से टैक्स की आमदनी कुछ कम हो गई थी। जब खलीफा उस्मान ने वजह पूछी तो गवर्नर अमरू बिन अल-आस ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, ऊँटनी उतना ही दूध दे रही है जितना वो दे सकती है। मतलब साफ था, मिस्र के अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन खलीफा उस्मान, जो खुद एक ताजिर थे, इस जवाब से बिल्कुल मुतमईन नहीं हुए। उन्हें यकीन था कि नहीं, मिस्र से मजीद आमदनी हासिल की जा सकती है। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके नताइज बहुत दूर रस होने वाले थे। उन्होंने अमर बिन अल-आस को ओहदे से हटाकर उनकी जगह अपने कज़न अब्दुल्ला बिन साद को मुकर्रर कर दिया। इस तब्दीली का नतीजा फौरी और ड्रामाई। अब्दुल्ला की गवर्नी में मिस्र से आने वाला टैक्स दुगना बल्कि शायद तिगना हो गया। मदीना का खजाना तो भरने लगा, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही थी। जब खलीफा उस्मान ने तंजिया अंदाज में अम्र से कहा, तुम्हारे बाद तो ऊँटनी बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, तो अम्र ने एक खौफनाक पेशीन गोई की। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये एक साफ साफ वार्निंग थी कि अवाम इस जुल्म का बोझ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अमरू की ये पेशीन गोई बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से सच साबित हुई, और ये हमें कहानी के अगले बाब की तरफ ले जाता है, बगावत और रोमी हमला। हुआ ये कि नए गवर्नर के सख्त टैक्सों ने मिस्री अवाम को इस कदर तंग कर दिया था कि वो खिलाफत से नफरत करने लगे। इस्कंदरिया के लोगों ने तो चुपके से रोमी शहंशाह को एक खत भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि अगर रोम हमला करता है तो वो उनका साथ देंगे और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और रोमी शहंशाह ने इस मौके से फ़ायदा उठाने में ज़रा भी देर नहीं की। उसने अपनी फ़ौज को 300 पूरे 300 जंगी जहाज़ों में भरकर मिस्र पर दोबारा कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। ये हमला हैरानकुन हद तक कामयाब रहा। मकामी लोगों ने हमलावरों का भरपूर साथ दिया और रोमियों ने मिस्र के सबसे अहम शहर इस्कंदरिया पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया। ये इस बात का सबूत था कि जब अवाम की हिमायत ख़त्म हो जाए तो मजबूत से मजबूत किले भी रेत के घुरंदे साबित होते हैं। खिलाफत के लिए सूरत हाल तबाहकुन थी और इसी बहरान ने कहानी में एक अहम मोड़ पैदा किया, पुराने जनरल की वापसी। अब मसला ये था कि नया गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद एक बेहतरीन टैक्स वसूल करने वाला तो था, लेकिन उसे जंग का कोई तजुर्बा नहीं था। और अब जब एक बड़ी रोमी फ़ौज सामने खड़ी थी तो मुसलमानों में खौफ फैल गया कि मिस्र शायद हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाए। तबाही के दहाने पर खड़े खलीफा उस्मान ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने अपनी पॉलिसी को पलट दिया और उसी जनरल को वापस बुलाया जिसे उन्होंने खुद मौजूल किया था, अम्रू बिन अल-आस। उन्हें 15,000 की फ़ौज देकर मिस्र वापस भेजा गया। लेकिन अम्रू बिन अल-आस का मंसूबा सिर्फ एक फ़ौजी हमले से कहीं ज़्यादा होशियार था। ये हमें इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है, जंग के बगैर जीत। अम्रू जानते थे कि असल जंग मैदान में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में लड़ी जानी है। उनकी हिकमत अमली सादा मगर जहानत से भरपूर थी। पहला कदम, इंतजार करो और रोमी फौज से फौरन मत लड़ो। दूसरा, मिस्रियों को खुद ये तजुर्बा करने दो कि रोमी हुकूमत असल में कैसी होती है। तीसरा, जब वो रोमियों से तंग आ जाएं तो उनके दिल और दिमाग वापस जीतो।
اور آخر میں چوتھا قدم، تب حملہ کرو جب دشمن بالکل تنہا اور مقامی حمایت سے محروم ہو۔ اور امرو کا منصوبہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ رومیوں نے وہی کیا جو حملہ آور فوجیں کرتی ہیں، انہوں نے لوٹ مار کی، ظلم کیا اور عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ بہت جلد مصریوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان کی وفاداری ایک بار پھر مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ امرو نے جنگ لڑے بغیر ہی آدھی جنگ جیت لی تھی۔ اب جب کہ حالات پوری طرح بدل چکے تھے، آخری مارکے کا وقت آ گیا تھا، تو اب ہم دیکھیں گے جیت اور اس کا انجام۔ مصری عوام کو اپنی طرف پا کر عمرو بن العاص نے حملے کا حکم دے دیا۔ ایک شدید جنگ کے بعد مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور رومی فوج ہمیشہ کے لیے مصر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ اگلے 1000 سال تک کوئی مصر پر قبضہ نہ کر سکا۔ تو کہانی کا اختتام تو خوشگوار ہونا چاہیے نا؟ ایک شکر گزار خلیفہ، ایک بہادر جنرل، اور اسے اس کا پرانا عہدہ واپس ملنا چاہیے۔ منطق تو یہی کہتی ہے، لیکن سیاست منطق پر کہاں چلتی ہے؟ خلیفہ عثمان نے ایک عجیب پیشکش کی، امرو فوج کی کمان سنبھالیں گے لیکن گورنر عبداللہ ہی رہیں گے۔ امرو نے اس پیشکش کو اپنے مشہور جواب سے ٹھکرا دیا، یہ تو ایسا ہوا کہ گائے کے سینگ میں پکڑوں اور دودھ کوئی اور دوہے۔ امرو بن العاص نے مصر تو فتح کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی گورنری واپس نہ جیت سکے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر دور کی حکومتوں کے لیے اہم ہے۔ کسی بھی سلطنت کی بقا کے لیے اصل طاقت کیا ہے؟ بھرا ہوا خزانہ یا عوام کی سچی وفاداری؟